नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा है गल्फ नेशंस को लेकर के। गल्फ गल्फ कंट्रीज जो कि खाड़ी के आसपास बसी हुई हैं। खाड़ियां, एक पर्शियन खाड़ी है और एक तरफ रेड सी है। इन दोनों के बीच में बसा हुआ ये पूरा पूरा क्षेत्र जिसे आप मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इस पर्शियन गल्फ के आसपास बसे हुए देश जिन्हें खाड़ी देशों के नाम से जानते हैं, उनके लिए ये साल काफी जबरदस्त दिलचस्प रहा है। चाहे शुरुआती तौर पर देखा जाए तो इजराइल का लेबनान से झगड़ना रहा हो, इजराइल का गाजा से लड़ना रहा हो, इजराइल का ईरान से लड़ना झगड़ना रहा हो, अमेरिका का सीरिया में बम फोड़ना रहा हो, इजराइल का सीरिया से झगड़ना रहा हो, सब लगभग आपस में मूड फुटव्वल में लगे हुए हैं। इसी बीच में यमन से निकलकर इजराइल की तरफ जाते हुए बमगोले भी आपने खूब सुने हैं। ताजा ताजा अपडेट जो है वो ये कि ये एक देश यहां पर आपको दिख रहा है, नाम है जिसका यूएई, और ये देश झगड़ लिया है अपने पड़ोसी देश सऊदी अरब के साथ में। ये जो आपको सबसे बड़ा देश इस क्षेत्र का दिखता है, सऊदी अरब, जो कि पर्शियन गल्फ से लेकर के लाल सागर तक फैला हुआ है, इन दोनों देशों के बीच में साल के अंत होते होते झगड़ा हो गया है। अब ये दोनों ब्रादरली कंट्री जो हैं, ये आपस में क्यों झगड़े, आज के केस में हम यही चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की ये लोग अपनी तरफ से कस्में खाया करते थे कि हम लोग तो एकदम साथ हैं, जीसीसी के अंदर एक साथ साथ हैं, दुनिया के लिए हम एकदम मुस्तैद तरीके से खड़े हैं। हमारा इंटरेस्ट इन सबसे ऊपर इस बात को लेकर है कि अगर ये झगड़ लिए तो इसका असर किस पर पड़ेगा। मैं ये जब बात बोल रहा हूं असर किस पर पड़ेगा, इसके पीछे का लॉजिक जान लीजिए। असल मायने में सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ में एक टाई अप किया हुआ है, और वो टाई अप ये है कि सऊदी अगर युद्ध में जाता है तो पाकिस्तान उसके साथ रहेगा, और पाकिस्तान युद्ध में जाता है तो सऊदी उसके साथ रहेगा। ऐसे में क्या पाकिस्तान सऊदी के साथ जाते जाते यूएई के साथ दुश्मनी मोल ले लेगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आज से 2 दिन पहले ही यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, ये पाकिस्तान गए थे और इनको $1 बिलियन का लोन दिया है। कहे कि अकाउंट में डाल के रखो, जरूरत पड़े तो ले लेना। यहां पर यूएई की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है, और तो और पाकिस्तानी जितना भर भर के दुबई के अंदर डले हुए हैं, उन सब के हालात क्या होंगे अगर ये लोग आपस में झगड़ लिए। बड़ा ही विचित्र है। कौन किसका सगा है पता नहीं। अब तक केवल जो पता था वो ये कि शिया मुसलमानों के लिए ईरान है और सुन्नी के लिए सऊदी है। लेकिन सुन्नी मुसलमानों में भी सुन्नियों के दो दोस्त आपस में, सऊदी और यूएई, अगर ये भी लड़ लेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगा। और लड़ेंगे ही नहीं भाई, सब गोला बारूद चला देंगे। जो ये तस्वीर आप उठती देख रहे हैं, ये यूएई के ही विमानों, ये यूएई के ही असलहे पर, हथियारों पर सऊदी की तरफ से चलाए गए वेपन्स हैं। अक्सर ये क्लेम इनके ऊपर आया करता था। ये हालांकि अभी गए हुए हैं अमेरिका, और वहां जाकर के ईरान में आग बरपाए हुए हैं। ईरान का सेशन अभी हम लेकर आएंगे बातें बाजार की, पर आज वहां पर भी एक विचित्र घटना चल रही है। ईरान कह रहा है हम कुछ और बड़ा कर देंगे, अब तुम लोग मान नहीं रहे हो, क्योंकि ये वहां पहुंच गए हैं और ये फिर से ईरान के लिए चाबी वहां टाइट करवा रहे हैं। इनका अपना अलग चल रहा है। खैर, पूरा की पूरा मिडिल ईस्ट अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरें जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं आग लगती हुई, ये उन वाहनों में लगी हुई आग है, ये उन सैन्य उपकरण के साजो सामान में लगी हुई आग है जिसकी चर्चा आज आप और हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है, सर कहां झगड़ लिए? बैटलफील्ड क्या था? आपस में लड़ लिए क्या? नहीं साहब, बैटलफील्ड चुना किसी तीसरे को, और वो नाम है यमन का। यमन में आप लोगों ने हूतियों और हदियों के बारे में सुना होगा। आपसे कई बार हमने एक जिक्र किया है, और वो ये कि ईरान समर्थन देता है हूतियों को और हदियों को समर्थन प्राप्त है सऊदी का। इस तरह से यमन में दो बड़े ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको हम बताएंगे यहां दो नहीं, 4 ग्रुप हैं। मतलब हूतिये तो एकदम फिक्स हैं जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हदिये हैं यानी कि जो सुन्नी मुसलमान हैं यमन के, वो 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं, जिनमें एक ग्रुप सऊदी समर्थित है और एक ग्रुप यूएई समर्थित है। आज कलेश उन्हीं के बीच का है। कलेश ऐसा कि कई गाड़ियां जो एक साथ बहुत सारा वेपन लेकर जा रही थी, उनको उड़ा दिया गया। यानी प्रिंस सलमान ने अपने पड़ोसी जो यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती को भुला दिया। हेडलाइन बनकर के आती है कि सऊदी अरब ने स्ट्राइक कर दिया है यूएई बैक्ड फैक्शन पर, जो कि यमन में है। आज की सुर्खी में यूएई ने किस प्रकार से क्या प्रतिक्रिया दी, हम आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेटली ये वही वाली बात, जावेद जाफरी वाली लाइन धमाल मूवी के अंदर, मेरा क्या होगा।
ऐसा मुंह निकाले हुए पाकिस्तानी हमें समझ में आते हैं, क्योंकि इनकी जो मित्रता है, ये मित्रता इनके साथ कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए यूएई जा रहे हैं। इनका क्या होगा, जिक्र होगा। साथियों, होपफुली आप में से आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को अगले साल में देखें, यानी 2026 में देखें। आपको पहले ही 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2026 की सुबह सुबह यानी कि शुरुआत में कल आप लोगों के साथ नव वर्ष के अवसर पर नए रेजोल्यूशंस के लिए एक संवाद रखा जाएगा। इसी YouTube चैनल पर रविवार वार्ता की तर्ज पर इस बार न्यू ईयर पर संवाद होगा, आप उसमें जरूर हाजिर होइएगा। साथ ही साथ में न्यू ईयर से पहले इस ईयर एंड का एक सेल चल रहा है। अगर आप में से कोई भी साथी हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन या बातें बाजार के एप्लीकेशन से कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो आज आखिरी दिन है हमारे कोर्सेज का 50% ऑफ का। अगर आप चाहते हैं तो उस ऑफर का लाभ ले लीजिए। अपनी पाठशाला पर चाहे आरएएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या जितने भी जीएस फाउंडेशन हमारे नोट्स, उन सभी पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। ऐसे ही बातें बाजार की के भी हमारे जितने कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पर, उन सब पर कोर्सेज में ऑफ चल रहा है। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। आइए कहानी को विस्तार से आगे लिए चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ये यमन से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। सवाल है, हुआ क्या था, फैसला किस बात पर हो रहा है? तो असल में थोड़ा सा आपको यमन को समझना पड़ेगा। यमन को समझते हैं, आपने और हमने कुछ दिनों पहले भी समझा था, जब यमन से निकल करके हूतियों ने ईरान के समर्थन में इजराइल की तरफ से आ रहे जहाजों को पानी से आने से रोक दिया था। मैं थोड़ा सा लोकेशन आपको समझाना चाहूं तो यहां पर जो ये पानी आप देख रहे हैं, दैट इज अरब सागर। अरब सागर के पूर्व में लगा हुआ है भारत। भारत से अगर किसी को मेडिटेरेनियन सी जाना है तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त रास्ता है वो यही है कि साहब अरब सागर से निकलो, गल्फ ऑफ आदेन से होते हुए बाबे मंडल स्ट्रेट को पार करो, लाल सागर को पार करो और लाल सागर को पार करते हुए स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाओ। ये हमारे बीच का एक रास्ता बना हुआ है। दुनिया का बहुत सारा ट्रेड जो कि यूरोपियन कंट्रीज से होकर के मिडिल ईस्ट के लिए होता हो, इंडिया के लिए होता हो और आसियान कंट्रीज के लिए होता हो, वो सामान्यतया यही रूट फॉलो करता है। लेकिन जब कुछ दिनों पहले ईरान इजराइल आपस में लड़ रहे थे तो आपने सुना होगा कि यहां से हूतियों ने इस कोने में बैठ करके, हूतिये यानी कि शिया मुसलमान जो यहां पर हूती के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस एरिया में बाबे मंडल जो स्ट्रेट है वहां पर जा रहे जहाजों पर खूब सारे बम गोले बरसाए थे, जिससे पूरी तरह ट्रेड बाधित हो गया था। तब आप और हमारे बीच में यमन सुर्खी में आया था। चर्चा यह भी निकली थी कि यमन से भी गोले चलाए गए थे इजराइल को टारगेट करते हुए। हमने उस पर भी कई सेशंस किए। हमने कई सेशन इस पे भी किए कि अमेरिका ने उन जहाजों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यमन में स्ट्राइक करी थी। हमने वो सेशंस भी आप सबसे डिस्कस किए थे। कुल मिलाकर के यमन पर हमले हमने आपसे कई बार डिस्कस किए हैं। आज थोड़ा यमन के आगे की पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। असल मायने में यमन के अंदर जिस प्रकार की सरकार है उसे आप इस मैप से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर यमन का पूरा कंप्लीट मैप लगाया हुआ है। इस मैप में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से यहां के अलग अलग फैक्शन समझ में आ जाएंगे। मई 2025 तक का कुछ मैप ऐसा था जिस पर अभी फिलहाल हम फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बदल चुका है। बदल चुका है मतलब मैप नहीं बदला है, यहां पर प्रभाव क्षेत्र बदल चुका है। ये जो आप कॉर्नर बना हुआ देख रहे हैं, इस कॉर्नर पर कंट्रोल है जिसकी राजधानी सना है। यहां पर जो कंट्रोल है ये है हूती विद्रोहियों का। हूती जो कि यहां की 35% आबादी है यमन की, जो कि शिया मुसलमान है, और ये इस पूरे फैक्शन पर कंट्रोल करके बैठे हैं जो लाल सागर के अंदर चेहरा किए बैठा है। ठीक है, यमन का लगभग 1/3 हिस्सा इनके कंट्रोल में है। यमन का जो बड़ा हिस्सा है जो आप यहां पर हल्के से नीले कलर में देख रहे हैं, यह पूरा हिस्सा सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी एसटीसी के कंट्रोल में आता है। अब यह एसटीसी क्या है? एसटीसी असल मायने में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वाले, अबू धाबी वाले, उनके समर्थन से सुन्नी मुसलमानों का एक समूह है। यह यहां पर नियंत्रण बहुत बड़े हिस्से पर करता है। इन्हीं के नियंत्रण में यहां पर एक शहर है जिसका नाम है अदन। इसी के चलते इस खाड़ी को अदन की खाड़ी कहा जाता है। अदन में तेल के भंडार हैं और बहुत सारी मात्रा में यहां पर तट पर तेल के और भी ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। अदन की जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रेटेजिकल है कि अगर इस देश में शांति हो तो अदन आने वाले समय के लिए बहुत से देशों की चुनौती बन सकता है, क्योंकि जितने भी जहाज यहां से निकलें
वो अदन में ही लंगर डालकर खड़े होने लगे। ये पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन पोर्ट ऑफ कॉल का बनना ही कौन दे? यहां पर अशांति असल मायने में इन सारे गल्फ देशों की चालाकी है कि यमन में शांति नहीं होनी चाहिए। अगर यमन शांत देश बन जाए तो आप विचार करिए कि ये पूरा इतना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है कि ये सिंगापुर से भी बड़ा और सिंगापुर से भी डेवलप्ड देश बन सकता है, क्योंकि सिंगापुर की तरह ही ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा रणनीतिक संबंध जुड़े हों, स्वार्थ जुड़े हों, वहां कलेश भी नेक्स्ट लेवल के होते हैं। वहां बड़े बड़े लोग उन्हें सरवाइव करने से रोक देना चाहते हैं। यही इस देश के साथ हो रहा है। ऐसे में एसटीसी के अलावा यहां पर एक हल्का सा कलर और आप देखते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है। असल में ये वाला जो बॉर्डर है ये सऊदी अरब है, इसके जस्ट उत्तर में सऊदी अरब है, सऊदी अरब के संपर्क में है। इस वाले क्षेत्र को सऊदी का समर्थन प्राप्त है। सऊदी का बॉर्डर यहां पर लगा है, यूएई का कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन यूएई की एसटीसी में पूरी चलती है। साथ ही साथ में हदरामी एलिट फोर्सेस हैं जो अपने आप को एंटी गवर्नमेंट मान करके एक कॉर्नर दबाकर बैठी हैं। हर फैक्शन अपने आप को काबिल मानता है। सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो यहां का एसटीसी है, समझिए दुबई के समर्थन वाला सेक्शन है। इसके अलावा दूसरा जो सेक्शन है वो यहां पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का है, जिसको कि सऊदी का समर्थन है। बवाल किन किन के बीच में है? सना को तो हवा भी नहीं लगी है। सना सुर्खियों में रहा था जब इजराइल के साथ लड़ाई चल रही थी, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, तब ये हूतिये चर्चा में आते हैं ईरान के चलते। फिलहाल इनकी कोई चर्चा नहीं है। झगड़ कौन सा हिस्सा लिया? ये वाला हिस्सा। क्यों झगड़ लिया, अब उसकी बात सुन लेते हैं। असल मायने में एक जो मैं मई का आपको मैप दिखा रहा हूं, उसमें एसटीसी का बहुत ही छोटा एरिया था। ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, और बड़ा सारा एरिया अंतरराष्ट्रीय सरकार का था। अब आप जो दिसंबर का मैप देख रहे हैं उसमें एसटीसी का इतना बड़ा रेंज है, और जो सऊदी द्वारा समर्थित सरकार है वो छोटे से हिस्से में है। यानी कि यूएई के जो द्वारा समर्थन से चलने वाला संगठन है उसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक हो गया है, और बस यही सबसे बड़ा कलेश है। आप पूछेंगे कि इस कलेश में दोनों लोग झगड़ रहे हैं, इन दोनों में क्या कभी कोई समानताएं थी? बिल्कुल थी। पहले जो 65% मुसलमान है इस क्षेत्र का, वो सुन्नी मुसलमान, वो सऊदी और यूएई से मिलकर के इस यमन के हिस्से पर राज करता था। यानी कि यमन को दो हिस्सों में बांटने में ईरान का और संयुक्त रूप से सऊदी और यूएई का हाथ था। मेजर हिस्सा 65% यूएई और सऊदी के हाथ में था, और 35% ईरान के हाथ में था। ये वाला मतलब ईरान के समर्थन से चलता था। लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा था, इसमें ये दो लोग लड़ लिए, यूएई और सऊदी। और ये इनकी जो लड़ाई है ये केवल ताकत की लड़ाई है कि हम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। देखो, सब जानते हैं कि सऊदी के पास इस समय जितने भी तेल के निकाले जाने वाले क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा तेल निकाला जा रहा सऊदी के पास है। ज्ञात भंडार में वेनेजुएला के बाद में अगर तेल कहीं सबसे ज्यादा निकल रहा है तो वो फिर सऊदी अरब ही है। पावर भी है, अमेरिका का साथ भी है, और सक्षम भी है। ऐसे में सऊदी अपनी आंखों के नीचे से यूएई को इस तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये बहुत पुराने मित्र रहे हैं, इतने पुराने मित्र कि बहुत बार ऐसे ऐसे संघर्ष में साथ रहे हैं कि लोगों को ये आधी कटी रोटी लगे हैं। जैसे जब अरब स्प्रिंग हुआ, जब सरकारें पलटी जा रही थी अरब क्षेत्रों में, तब ये दोनों देश डट करके विद्रोहियों का, आंदोलनकारियों का सामना कर रहे थे। इतना तक हुआ कि यमन में जब जब विद्रोह हुए तब ये दोनों साथ मिलकर के हूतियों के खिलाफ युद्ध करे और हदियों का साथ दिए। कुल मिलाकर के इन पूरी प्रक्रियाओं में रिफ्ट होना तब शुरू हुआ जब यहां का एक ग्रुप, जैसे सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल कहते हैं, उस सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ने अपना हीरो यूएई को मान लिया। या उल्टा कहिए कि यूएई ने जो कि ये वाला हिस्सा है एसटीसी वाला, इसको अपना समर्थन दे दिया। एसटीसी को मिला समर्थन ही था जिससे सऊदी नाराज हो गया। अब सऊदी की नाराजगी क्या है उसको थोड़ा और डिकोड कर लेते हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कुछ तो आग लग रही है। आग कहां लग रही है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर से एक बार मैप को देखना इग्नोर मत करिएगा। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह सऊदी नहीं, ईरान समर्थित क्षेत्र है, जिसको हमने कहा था हूती समर्थित क्षेत्र है। ये जो हल्का सा ग्रे कलर क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये सऊदी अरब समर्थित क्षेत्र है, और जो ये नीचे वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये यूएई समर्थित क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में रार है।
पावरफुल सऊदी अरब है जो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े क्षेत्र पर खुद को फेल होते हुए कैसे देख ले। ऐसे में जब ये हद्रमौत करके जो जगह है, इस पर मुकाला नामक पोर्ट पे सऊदी अरब के खिलाफ, खिलाफ से मतलब इस वाली सरकार के खिलाफ, मुकाला पोर्ट पर यूएई की तरफ से वेपन्स उतारे जा रहे थे जो कि एसटीसी के लिए थे। एसटीसी जो इस क्षेत्र में राज कर रही है, उस एसटीसी के लिए मुकाला पोर्ट पर यूएई के वेपन उतर रहे थे। तो बस इन वेपन्स को देख करके सऊदी चिढ़ गया। चिढ़ गया तो उनमें आग लगा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं, सऊदी अरब ने गोला फेंक दिया। यह तस्वीर निकल कर आती है। यह वो मुकाला पोर्ट है जहां पर यूएई ने ट्रांजिशन ऑफ किए हुए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो रेस्पोंडेंट हैं वो ऑफ थे, ट्रांसपोंडेंट बोलते हैं जिनको, जिनसे पता नहीं चल सकता कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। ये जहाज यूएई से निकलकर यहां पहुंचा था। यहां से बड़ी मात्रा में इस प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल बाहर निकले। ये आर्मर्ड व्हीकल वो थे जिनमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। आर्मर्ड व्हीकल निकलकर एसटीसी के लिए भेजे जा रहे थे। ये जो गाड़ियां आप चलती हुई देख रहे हैं, ये जहाज से उतर रही थी, यूएई से आई थी जहाज में भर करके, और ये जा रही थी एसटीसी के ग्राउंड में। कुछ इस तरह से इन गाड़ियों को इकट्ठा करके रखा जा रहा था। ये गाड़ियां एसटीसी के लिए थी, जबकि यूएई कहता है कि ये मेरी फोर्सेस की गाड़ियां हैं, एसटीसी की मदद के लिए गई हैं। सऊदी ने क्या किया, ये गाड़ियां जहां जाकर खड़ी हुई, कुछ इस प्रकार से उन गाड़ियों के ऊपर ही गोला गिरा दिया। ये जो गाड़ियां आपके सामने भेड़ बकरी की तरह खड़ी दिखाई दे रही हैं, जहाज में भर के जो आई थी, इनके ऊपर सऊदी ने कि तुम बेटा इतना असलहा लेकर आए हो एसटीसी की मदद के लिए, मैं इन्हीं को एक बार में उड़ा देता हूं। उड़ा दिया। इनके उड़ाने का औचित्य यह था कि तुम्हारे पास में वेपन होंगे तो तुम हमारी समर्थित सरकार को पलटोगे और उसे गायब कर दोगे। हम तुम्हारे पास वेपन ही नहीं रहने देंगे तो लड़ोगे क्या। सऊदी ने ऐसा कहकर उन्हें ढेर में बदल दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर आपको आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, आग लगी हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये सऊदी के द्वारा पलटी हुई गाड़ियां हैं जो मुकाला पोर्ट पर हुई बमबारी के अंदर बर्बाद थी। इनका कहना था कि जहाजों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद थे, ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे, जिससे यह डाउट हो गया था कि इनमें वेपन जा रहा है और ये यूएई भेज रहा है एसटीसी के लिए। और एसटीसी जो अलगाववादी ग्रुप है, जो सरकार को स्थिर नहीं रहने देना चाहता, उसको हम नहीं रहने देंगे। बस यही कारण है कि हमने मुकाला पोर्ट पर गोले बरसा दिए। अब आपको सोचने वाली बात है कि भाई ऐसे कोई भी देश, सऊदी, निकलकर यूएई की गाड़ियों को बर्बाद कर दे रहा है, यूएई के वेपन फोड़ दे रहा है, क्या यूएई को इस पर गुस्सा नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। क्या? सऊदी एक तरफ गोला फोड़ता है, दूसरी तरफ कहता है हमारा ब्रदरली नेशन ऐसा कर रहा है। हर जगह वो यूएई को अपना ब्रदरली नेशन करके आंसर करता है। हमारा ब्रदरली यूएई pursuing Southern Transition Council forces to conduct military operation on southern border of Kingdom in Governorate the Hadramaut and Al Mahara। ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा भ्राता है, ब्रादर है, वो ब्रादर एसटीसी की मदद कर रहा है जो सरकार को उखाड़ फेंकने के बारे में प्लान कर रहा है। ऐसे में हमने उसको उखाड़ दिया है। यहां पर बार बार ब्रादर ब्रादर बोल करके ब्रादरली यूएई के करके उनके गोले फोड़ डाले। यूएई ने हालांकि इनकार किया, कहा कि ये हथियार हमने किसी को दिए नहीं थे, ये हमारी ही फोर्सेस के लिए थे, हमारे सैन्य वाहन थे और हम अपने वाहनों को वहां पर लेकर गए थे। यूएई की तरफ से स्पष्टीकरण आया। क्या यूएई इस बात पर आग बबूला हुआ? आंसर है नहीं। यूएई बड़ा ही स्मार्ट है। ये वो वाला देश है जो समझता है कि युद्ध करने से पैसा बर्बाद होता है। इसे तो असल मायने में अपने पोर्ट्स को डेवलप करना है। जिस तरह से अल जलेब पोर्ट इनका चल रहा है, यूएई चाहता ही नहीं है कि अदन का भी डेवलप हो। यूएई चाहता ही नहीं है कि सना में कोई विकास हो। सारा की सारा ट्रांसपोर्टेशन वाया दुबई हो, यही यूएई की चाहत है। वो युद्ध में उलझना ही नहीं चाहता, वो तो बस इन्हें स्थिर नहीं होने देना चाहता। ऐसे में सऊदी के द्वारा जैसे ही प्रतिक्रिया आई, यूएई ने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, आपको बुरा लगा, हम आगे नहीं करेंगे। ऐसा करके यूएई खट से पीछे हट गया। यानी कि यूएई ने यमन के साथ चल रही डिफेंस डील रद्द कर दी। एक आसान भाषा में जवाब दिया जाए तो सऊदी यूएई को यहां पर डांट कर चुप कराने में कामयाब हुआ। लेकिन क्या वाकई में
यूएई ने ऐसा करके समझदारी की या फिर वो अपना प्रभाव खो दिया? आंसर है, देखिए, कुल जमा अर्थ तो सारा एसटीसी के पास में है। एसटीसी तक वेपन वो किसी और तरीके से भी पहुंचा देगा, लेकिन अगर वो युद्ध में उलझ गया सऊदी के साथ में, तो अपना बहुत सारा नुकसान करा लेगा। वो अपना बहुत सारा नुकसान नहीं चाहता। अस्थिरता करने के लिए वो इनडायरेक्टली वेपन भेजता रहेगा और यहां पर अस्थिरता पनपाता रहेगा। यमन सेपरेटिस्ट ग्रुप ने, जिसने हाल ही में पूरे सदर्न क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित कर लिया है, ये एसटीसी आने वाले टाइम में सऊदी समर्थित सरकार को टिकने भी नहीं देगी। और इसी के चलते यूएई चुप मार करके पीछे हट गया कि ठीक है, हम पीछे हैं, हद्रामौत में आपने हमला किया, मुकाला में हमें बर्दाश्त है, सब ठीक है। कुल मिलाकर शांति ही शांति देखने को मिली। क्या यह शांति परमानेंट होगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएई से प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है, कुछ आप जैसे और हम जैसे लोग बार बार यूएई से अगर यही पूछते रहे कि क्या यार तुम पिट के चुप बैठ गए, ये वाली वो बातें हैं जो हो सकता है इन्हें भड़का दें। आप कहेंगे नहीं सर, भड़केंगे नहीं। भड़केंगे नहीं तो लड़ क्यों लिए? हमसे थोड़ी पूछे थे गोला चलाने के लिए, लेकिन चला दिए। कोई तो भड़काया ही होगा ना कि यूएई सर आपके खिलाफ इस तरह की काम कर रहा है। इसका मतलब बीज तो बोया जा चुका है। अगर ये बीज बुआ है तो इसके फिर मायने भी होंगे। मायने क्या होंगे? सऊदी और यूएई अगर आपस में झगड़ते हैं तो इससे अस्थिरता का माहौल बनेगा। हमको क्या? हमको केवल इतना कि गल्फ से तेल बाहर आते रहना चाहिए, क्योंकि ये झगड़ते हैं तो तेल महंगा होने लगता है, झगड़ना नहीं है। खैर जो भी है, हमारा तो असल इंटरेस्ट इस बात पर है, पाकिस्तानी किस तरफ से बात करेंगे। एक तरफ सऊदी के साथ रहकर डिफेंस डील की बात करते हैं और यूएई के अंदर रह करके उनसे मदद लेते हैं। ऐसे में सबके स्टैंड क्या होंगे? कतर जो सबका पंच है, वो सबको फिर से शांति की दरखास्त कर रहा है कि शांत रहिए। यूएई अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा है। पाकिस्तान ऑल इज वेल कह रहा है, क्योंकि इसे पता है कि अगर एक तरफ से भी इसने किसी का साथ दिया, ये दूसरी तरफ से बजा दिया जाएगा। क्योंकि हाल ही में यूएई ने इन्हें 1 बिलियन डॉलर का, क्योंकि हर बार ये पक्षी मरवाने के लिए बुलवाते हैं, इस बार भी जब ये पहुंचे थे ऑफिशियल विजिट पर यूएई के प्रेसिडेंट, तो इनको 1 बिलियन डॉलर के आसपास का डिपॉजिट देकर चले आए कि तुम इसे यूज करते रहना मान करके। पाकिस्तान ने अपने आप को प्रस्तुत कर रखा है गल्फ नेशंस के बीच में कि आओ और हमारे यहां पर चिड़िया मारो। चिड़िया मारने के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है और इस तरह की मेहमानबाजी करके ये इनसे बढ़िया पैसा वसूल लेते हैं। खैर कुल मिलाकर हमारा तो उद्देश्य इतना ही जानना है कि यूएई और सऊदी झगड़ते हैं तो पाकिस्तान किसका साथ देगा, भारत को किसके साथ फायदा होगा, यमन की अस्थिरता भारत के लिए कितनी नुकसानदायक है। अब इन बातों को अगर भारत तक ले आते हैं तो केवल इतना सा अर्थ है, ये दोनों झगड़ेंगे, तेल हमारे लिए महंगा होगा, महंगाई हमारी बढ़ेगी। दूसरा, यमन में अस्थिरता होगी, बाबे मंडल स्टेट प्रभावित होगा, हमारा एक्सपोर्ट बाधित होगा। हमारे लिए अच्छा क्या है? हमारे लिए अच्छा है सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे भवन्तु निरामया, सब शांति से रहो, क्योंकि यहां आई हुई अशांति भारत के लिए भी नुकसान का सौदा बनती है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, फिर से मैं याद दिला दूं, ईयर एंड सेल चल रही है हमारे एप्लीकेशंस बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर। जाकर कोर्सेज का लाभ ले लीजिए। आज आखिरी दिन है, पहले ही नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल सुबह आपके साथ एक बार नव वर्ष पर रविवार वार्ता की तरह एक वार्ता रखी जाएगी, जिसमें हम न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस को लेकर बात करेंगे। आप और हम क्या मिलकर कुछ नया करने जा रहे हैं, हमारे वो प्लान आपसे डिस्कस होंगे। हमारे फ्यूचर को लेकर विजन क्या है वो हम बताएंगे, और 2025 में हमने क्या पाया वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।